तो 4 दिन की गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में आज खरीदारी देखने को मिली और मेजरली मार्केट्स में शुरुआती कारोबार तो सुस्त था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय बाजारों ने तेजी पकड़ी और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। और सेकेंड हाफ में जो स्ट्रेंथ आई ये मेजरली रिलायंस इंडस्ट्रीज और बाकी बैंक्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। आपकी स्क्रीन पे चार्ट भी है कि आप देख पा रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। ये जो हाल है ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स का है बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी कुछ इसी तरह का ही एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। वहां पर अभी जो मोमेंटम है वो सेकंड हाफ के अंदर ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ा। आप पहले निफ्टी की रेंज देखिए, जहां पर आज बहुत बड़ी रेंज शुरुआती कारोबार में नहीं थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे मार्केट्स की रेंज बढ़ती हुई दिखाई पड़ी और करीब करीब 200 अंकों से ज्यादा की एक रेंज क्रिएट हुई निफ्टी के अंदर। निफ्टी बैंक में भी जो ये रेंज थी रफली करीब करीब 400-500 अंकों या फिर 700 अंकों तक की रेंज बनते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स में रेंज करीब 518-520 अंकों की थी, तो 758 अंकों की टू बी वेरी प्रिसाइज एक रेंज निफ्टी बैंक के अंदर सेंसेक्स के अंदर बनी और रफली 500-550 अंकों की रेंज जो है वो आज निफ्टी बैंक में बनते हुए दिखाई पड़ी। बैंक में मूव तेज था, लेकिन फ्रंट लाइन के क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेजर कंट्रीब्यूशन था उसके मुकाबले थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई पड़ा। इस रेंज के बाद अगर आप एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे तो आज एक तरफा सी बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी, मिड कैप इंडेक्स में भी, एफ&ओ साइड पर भी और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी। निफ्टी में जो आंकड़े हैं उसमें 32 शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली और करीब करीब 18 शेयर जहां पर आज दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स के भी करीब करीब 19 शेयरों में आज तेजी रही, 11 शेयरों में आज दबाव रहा। निफ्टी बैंक के 6 शेयरों में तेजी और 6 शेयरों में आज दबाव, यानी कि वहां पर मिला जुला सा कामकाज था, लेकिन जो शेयर तेज थे वो ज्यादा वेटेज वाले शेयर थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हुआ या फिर आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, जहां पर एक अच्छी खासी वेटेज थी, लेकिन दबाव की साइड पे आपको इंडसइंड बैंक जैसे शेयरों में आज दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी एफ&ओ की साइड पे बात की जाए तो आज एफ&ओ का टॉप गेनर बना रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक लंबे अंतराल के बाद यहां पर 8% तक का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। करीब करीब 92 शेयर ऐसे जो कि आज तेजी में थे, 47 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। एनएससी के 1186 शेयरों में तेजी, रफली आधे शेयरों में 626 शेयरों में आज बिकवाली रही और बीएससी के 1704 शेयरों में तेजी और रफली आधे 937 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर बेस्ड बाइंग थी और मिड कैप स्मॉल कैप भी इसके अंदर मेजरली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कंट्रीब्यूशन की जो प्लेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे चली रही हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा 100 अंकों से ज्यादा का निफ्टी की तेजी में कंट्रीब्यूशन जो है वो महज अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज से आया है। 117 अंकों 118 अंकों की तेजी वहां से, 40 अंकों की तेजी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड करीब 17 यानी 57 अंकों की तेजी एचडीएफसी डुओ की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। तो यही दोनों मिलकर करीब 160-170 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे और टोटल अगर पांचों को मिला देंगे तो 190-195 अंकों तक का कंट्रीब्यूशन इन 5 गेनर्स की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ा। आज नए हाइज बनाए फार्मास्यूटिकल के कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ने, जैसे कि हुआ टोरेंट फार्मा जैसे शेयर जो कि आज तेजी में लगातार हैं और आज भी एक अच्छा मूव वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा, या फिर कुछ सिलेक्टिव नंबर्स का इंपैक्ट रहा जो कि लगातार तेजी में है भी, जैसे कि एमसीएक्स हुआ जहां पर नंबर्स के बाद से तेजी है, एसएल प्रोपेक हुआ एक अच्छा मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर भी मेजरली मोमेंटम बेस्ड जो प्ले है वो कंटिन्यूअसली दिखाई पड़ रहा है आपको। और साथ ही साथ जो आज के मेजर टर्नओवर वाले स्टॉक्स हैं उसमें भी रिलायंस का नाम ही सबसे ऊपर शुमार आपको दिखाई पड़ेगा। रफली 7,000 करोड़ से ज्यादा का कामकाज आज वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज रिलायंस में बाइंग थी और करीब करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर यहां पे हुआ। एचडीएफसी बैंक 3,000 करोड़, बजाज फाइनेंस 2,000 करोड़ और ये कुछ आंकड़े जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मेरे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते रहेंगे। रुचिर जैन हमारे साथ मौजूद हैं एंजल ब्रोकिंग के। रुचिर, सबसे पहले तो आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति रखते हैं इस पर बातचीत करेंगे। निफ्टी को लेकर आपका व्यू क्या है, जो तेजी का मोमेंटम आज बना है क्या ये कंटिन्यू होगा और निफ्टी बैंक किस हद तक सपोर्ट करेगा इसे? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। वेरी गुड इवनिंग। यस नो, पहले अगर कल की ट्रेडिंग, कल शाम को जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें निफ्टी में एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, एक सेम सोल बेसिस पे के जो 10,800 10,900 का जो रेंज है वो मार्केट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी था, प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। तो वो जो मोमेंटम था एक्सपेक्टेड आज प्ले हुआ, जो 11,000 के टारगेट दिए थे आज के लिए वो वहां उससे भी काफी अच्छा मूव हमने देखा।
हमें लग रहा है कि क्योंकि ये मोमेंटम अच्छे सपोर्ट से रिज्यूम हुआ है, तो निफ्टी ने एक हायर लो यानी कि हायर सपोर्ट बेस बना दिया है, और शॉर्ट टर्म के लिए जब तक ये कल का लो 10,880 का इंटैक्ट है, तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिर से पॉजिटिव रिज्यूम हो सकता है। बैंकिंग स्पेस में हमने वेट एंड वॉच की सलाह दी थी कल, क्योंकि रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में दिख रहा था, लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि जो प्रीवियस स्विंग लो था 21,027 का, वो डिफेंड बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली किया है। तो आई थिंक आने वाले कल की ट्रेडिंग सेशन में हम फिर से एक अच्छा मोमेंटम दोनों ही इंडाइसेस में देख सकते हैं, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। तो अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है, तो निफ्टी अगर कुछ इंट्राडे डिप्स में 11,050 11,060 की रेंज में आता है, तो वो रेंज में वहां पे खरीदारी करने की फिर से कल के लिए सलाह रहेगी। 10,980 ये इंट्राडे के लिए कल के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइमरली ये स्टॉप लॉस इसके लिए चूज किया है क्योंकि आप आज अगर आप ऑप्शंस के डेटा में देखें तो 11,000 के फुट में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो 11,000 के फुट राइटिंग जहाँ पे अच्छे हुए, तो आई थिंक नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए 11,000 का जो लेवल है वो अब सपोर्ट एक्ट करेगा। तो 10,980 का स्टॉप लॉस रखे और 11,200 के टारगेट्स हम कल की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। बैंकिंग स्पेस में ऑप्शंस के थ्रू खरीदारी की सलाह रहेगी। 21,800 का ये जो वीकली सीरीज का कॉल ऑप्शन है 135 रुपए के आसपास आज क्लोज हुआ है। अगर इस क्लोजिंग के आसपास भी प्राइस का कल का अगर ओपनिंग प्राइस रहता है तो डेफिनेटली 21,800 के कॉल ऑप्शन के थ्रू बैंक निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। 80 रुपए का इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी 230 के टारगेट के लिए। ओके, तो निफ्टी अगर आपको 11,050 11,060 की रेंज में मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 10,980 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं और सेम ट्रेंड जो है वो आप निफ्टी बैंक में भी देख सकते हैं, यानी कोई भी डिप आपको मिले तो आप वहां पर खरीदारी करें। रुचित ने आपको राय दी है। वीरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, आप स्क्रीन के एक अगले हिस्से पे देख भी रहे होंगे। वीरेंद्र से कुछ आंकड़े भी समझ लेते हैं किस तरह से वो आंकड़ों को रीड कर रहे हैं, स्पेशली आज की एक जोरदार तेजी के बाद। वीरेंद्र, निफ्टी बैंक किस तरह से आंकड़ों को आपने रीड किया? देखिए, आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था रिलायंस की लीडरशिप में, और जिस प्रकार की कल पुट्स में अनवाइंडिंग हुई थी, आज वो फिर लौटती हुई नजर आई, यानी पुट्स में राइटिंग फिर हुई। हालांकि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आज 2 स्ट्राइक्स पे हुई है, 11,000 की स्ट्राइक पे जहां पे एज पर द फिगर्स 19 लाख पुट बिकी हैं, और 10,900 की पुट जहां पे करीब 11 लाख पुट बिकी हैं, यानी 30 लाख पुट्स बिकी हैं। लेकिन मेजर सपोर्ट याद रखिएगा रहेगा एज पर द ऑप्शन स्टैट्स और एवरेजेस के अनुसार 10,900, 10,910, 10,920 का जोन, जो कि आज का लो भी था, कल का लो भी था, और यहां पर करीब 29 लाख की पुट्स खड़ी हुई हैं। ऊपर कॉल राइटर्स आज अपनी स्ट्राइक्स को कवर कर रहे थे, शॉर्टिंग को 11,200 पे काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग थी। ऊपर की तरफ 11,220, 250 एक रेजिस्टेंस नजर आता है। निफ्टी बैंक 21,000 के जोन को वॉलेट नहीं किया। यहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अगर आप देखें 21,000 की पुट का करीब 7,16,000 है। बड़े इवेंट से पहले 21,000 एज पर दिस ऑप्शन स्टैट्स 7,16,000 का आउटस्टैंडिंग वाई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेकिन जहां तक राइटर्स का सवाल है, बैंक निफ्टी में अभी भी राइटर्स इस पूरे क्लस्टर में 21,700, 21,800, 21,900, 22,000 पे हैं। तो फर्स्ट हर्डल जोन जो है वो 21,700 और 21,800 का क्लस्टर होगा। जी, तो आपको वीरेंद्र ने भी आंकड़े समझाया और उनका भी मानना है करीब 10,900, 10,980 के आसपास अगर मार्केट्स दोबारा नीचे के लेवल आते हैं तो वहां से एक अच्छा मूव या पुल बैक मार्केट में शायद बनता हुआ भी दिखाई पड़े। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर ली जाए, खासतौर से जो आज एक अच्छा मूव देखने को मिला वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। 8% का एक मूव रिलायंस में आज देखने को मिला और एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह का कुछ एक मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा है। रुचित, रिलायंस को लेकर आपकी रणनीति क्या है? क्या नेक्स्ट टारगेट्स देख के चले? क्योंकि एक अच्छा मूव आया और एक तरफा ही चाल इसमें देखने को मिली आज सुबह से ही, चाहे आप रिलायंस को देख लें या रिलायंस के पार्टली पेड अप को देख लें, दोनों को लेकर आपकी रणनीति क्या है? एक ट्रेंडेड अप मूव डेफिनेटली है ये स्टॉक में, और इनफैक्ट आप अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखें और डेली चार्ट देखें तो ये मार्च के लो के बाद में जो भी अपमूव आया है रिलायंस में, उसमें जो भी बीच में डिक्लाइंस आते हैं तो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट लेके फिर से अपना अपट्रेंड रिज्यूम करता है। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो प्रॉफिट बुकिंग हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखी थी, फिर से अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल का मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके वहां से आज एक इसका जो ट्रेंड है वो रिज्यूम होता हुआ दिखा है। ओपन इंटरेस्ट में काफी अच्छा बिल्टअप था, यानी कि वहां पे भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्टअप लॉन्ग पोजीशंस देखने मिली है। तो आई थिंक ये मोमेंटम जो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट थ्योरीज है वो उसके हिसाब से 2250 के टारगेट्स ये आने वाले कुछ समय में मे बी नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही आ सकता है। तो कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करिए।
इसके अलावा अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस में भी देखें तो 2100 के कॉल ऑप्शन में अभी भी काफी अच्छा बिल्टअप ये स्टॉक में बना हुआ है। यानी कि जो कॉल राइटर्स है 2100 की कॉल ऑप्शन में जिन्होंने राइटिंग की है, उनकी अगर पोजीशंस अनवाइंडिंग होगी तो आई थिंक ये और भी मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यूड रहेगा। वो भी एक रीजन रहेगा नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक को ऊपर लेके जाने में। तो 2250 के टारगेट हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो कोई पोजीशंस है तो डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए। ओके रुचित, 3 स्टॉक देखिए, 3 बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। तीनों ही आज मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पर रहे हैं। इनमें से अगर किसी एक का चार्ट पिक करना हो तो कौन सा होगा? अजय, रिलेटिवली देखें तो नो डाउट एचडीएफसी बैंक ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आज की ट्रेडिंग सेशन में आप तीनों ही स्टॉक से कंपैरेटिवली देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा और प्राइस अप मूव काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग की अगर मुझे पूछेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी इतना फेवरेबल नहीं बनेगा, स्पेशली रिस्क के पार्ट पे। स्टॉप लॉस काफी बड़ा आएगा अगर करंट लेवल्स पे खरीदारी करते हैं। तो मेरी यहाँ पे सलाह है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस में है तो रिलेटिवली स्ट्रेंथ एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा है, तो वो एचडीएफसी बैंक में बने रहे। लेकिन अगर आप दूसरे 2 स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, तो दोनों ही स्टॉक्स में अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से कुछ पुल बैक आता है तो दोनों ही स्टॉक्स में भी पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक 339 के सपोर्ट स्टॉप लॉस से खरीदारी ट्रेडिंग पुलबैक के लिए कर सकते हैं 377 के टारगेट के लिए, और सिमिलरली एक ट्रेडिंग पुलबैक के लिए एक्सिस बैंक में भी खरीदारी कर सकते हैं 415 का स्टॉप लॉस करके 455 के टारगेट के। ओके रुचित, आज एक न्यूज ड्रिवन स्टॉक था, वो है बीपीसीएल। पहले नेगेटिव इंपैक्ट रहा तो एक गिरावट आई, डे लो के आसपास किया और वहां से सेकंड हाफ। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आया। अगर किसी को प्ले करना हो, किसी की लॉन्ग्स हो तो क्या कर सकता है? कोई शॉर्ट करके गया हो तो उसकी रणनीति क्या हो? बीपीसीएल को कैसे प्ले किया जाएगा? पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी स्टॉक 470 480 के हाई से करेक्ट हो चुका था ये आज की ट्रेडिंग सेशन में, और आज का अगर लो देखे तो एग्जैक्ट इसके 89 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास था। तो आई थिंक ये एक शॉर्टिंग कैंडिडेट अभी नहीं है कि कोई शॉर्ट पोजीशन ये स्टॉक में ढूंढनी चाहिए। ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है जिसमें ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो आई थिंक अगर शॉर्ट करने का सोच रहे तो ये आई थिंक ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए शॉर्टिंग के लिए। एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस है तो भी ये स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए मैं एक ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा। 420 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो ही आई थिंक एक मोमेंटम फिर से ये स्टॉक पकड़ेगा। आई थिंक आज के मार्केट में भी देखिए इतनी तेजी के मार्केट में भी एचपीसीएल बीपीसीएल का इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। तो आई थिंक अगर मोमेंटम रिज्यूम होता है तो ही ये स्टॉक को खरीदारी के लिए देखे, बट एटलीस्ट शॉर्टिंग से दूर रहे। ओके एक स्टॉक और देखिए, वो है टाटा मोटर्स का। ऑटो स्पेस में एक अच्छी तेजी थी जिसे मारुति आज लीड कर रहा था, और टाटा मोटर्स लगातार रादर ये कल के सेशन में एक जोरदार तेजी दिखाई। आज शुरुआती कारोबार ने उसने अपने उन लेवल्स को तोड़ा भी जो पिछले हाईज थे, और उसके बाद ऊपरी स्तर से थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स के अंदर, क्योंकि काफी मासिवली लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है लोअर लेवल्स पे और ब्रोकरेज के अपग्रेड्स भी थे, क्या करना इसमें? जैसे आपने बताया कि कल की ट्रेडिंग सेशन में ही ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, और सेकेंडली है कि वॉल्यूम्स, अगर आप चार्ट्स पे वॉल्यूम्स देखें तो कल आज दोनों ही ट्रेडिंग सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स हुए। तो आई थिंक ये स्टॉक में और अपसाइड बाकी है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। जो स्विंग हाइज है जून के फर्स्ट वीक के 119 120 के आसपास था, वो लेवल से फिर से आई थिंक टेस्ट करना चाहिए। तो 119 120 के टारगेट्स के लिए कोई लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉक को होल्ड रखने की सलाह। ओके फार्मास्यूटिकल स्पेस में 2 स्टॉक हैं। एक है सन फार्मा जहां पे पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट था, डे हाई के आसपास पहुंचा, और दूसरा टोरेंट फार्मा। सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग और दिन के ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक बंद हुआ। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे स्टॉक बंद हुआ। क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? सन फार्मा में मैं कहूंगा कि अगर किसी को शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लेना है तो अभी भी ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। हमने काफी अच्छा टाइम वाइज करेक्शन पिछले 1.5-2 महीने में स्टॉक में देखा है।
ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, जिसमें टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है। फिर से अब ये हफ्ते में लॉन्ग पोजिशन बनी है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो पिछले सीरीज में F&O का डेटा देखें तो पिछले सीरीज में फार्मा स्पेस में अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने थे और वो रोल ओवर भी हुए थे, जो अभी भी इंटैक्ट है। तो आई थिंक सन फार्मा ऊपर ये सीरीज में 550 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली बता सकता है, तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकता है। 510 का स्टॉप लॉस रख के 550 तक के टारगेट्स के लिए। टोरेंट फार्मा में भी काफी अच्छा मूव पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से है। फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव है। फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉस काफी लंबा रहेगा, तो मैं फ्रेश बाइंग की यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 3000 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, आपने भी कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रखे होंगे आज तेजी या मंदी के लिए, वो कौन से हैं रुचित? तो बिल्कुल 2 स्टॉक्स है जो तेजी के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो बैंकिंग स्पेस में से ही है, वो है आरबीएल बैंक। पिछले कुछ दिनों से हमने थोड़ा करेक्शन स्टॉक में देखा है, लेकिन आवरली चार्ट पे फिर से अपने स्विंग लोज के आसपास आज आखिरी के 1 घंटे में हमने बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा। तो आरबीएल बैंक 164 के स्टॉप लॉस से कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए खरीदारी की जा सकती है, 177 के टारगेट के लिए, 177 के टारगेट्स के लिए। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट एक दूसरा स्टॉक रहेगा जहां पे एक कॉन्ट्रा प्ले है। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अच्छा मोमेंटम इतना नहीं आया है, लेकिन आप डेली चार्ट देखें तो जिस दिन इसका रिजल्ट आया था 4 दिन पहले, उस दिन स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था। 200 दिन के मूविंग एवरेज प्लस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स आए थे। ब्रेकआउट के बाद रिजल्ट के दिन अच्छा मूव आया, अब फिर से करेक्शन आके वो ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यूजुअली जो पहले रेजिस्टेंसेस होती है वो पुल बैक मूव पे सपोर्ट बनते हैं। तो आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट में कल से हम फिर से एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 3930 के स्टॉप लॉस से अल्ट्राटेक में खरीदारी की सलाह रहेगी 4150 के टारगेट के। ओके, तो अल्ट्राटेक एक स्टॉक जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 4150 रुपए के टारगेट्स के लिए। यहां पर उचित ने खरीदारी कर चलने की राय आपको दी है। एक अहम या फिर एक अच्छा मूव आज के सत्र में जो आता हुआ दिखाई पड़ा था वो था डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। चाहे आप HAL देख लें, भारत डायनेमिक्स देख लें, एक अच्छी मूव इन दोनों में थी। इनफैक्ट सेकंड हाफ में तो BEML में भी कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। क्या ट्रिगर रहा, पहले समझ लेते हैं दीपाली से, फिर हम रुचित की राय भी लेंगे इसके ऊपर। दीपाली बताइए क्या अहम ट्रिगर रहा आज डिफेंस स्पेस के लिए? डिफेंस स्टॉक्स लगातार फ्लेवर में रहे हैं। आज भी हमने अच्छी तेजी देखी और पिछले 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो HAL ने 84% के रिटर्न दिए हैं, भारत डायनेमिक्स ने 98% के रिटर्न डिलीवर किए हैं, BEL एस्ट्रा माइक्रो की ओर से भी 50 से 75% तक के रिटर्न आते हुए दिखे हैं। आज जो तेजी बनी उसके पीछे कारण यह था कि DAP 2020 ड्राफ्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो जारी किया है रक्षा मंत्रालय ने, यानी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। सरकार की कोशिश है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उसी के तहत $25 बिलियन का टर्नओवर हासिल करना लक्ष्य रखा है सरकार ने, और 2025 तक 35,000 करोड़ एरोस्पेस डिफेंस गुड्स एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य है। इनफैक्ट कई और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से तेजी लगातार स्पेस में हमने देखी या फिर जिसके कारण तेजी आगे सस्टेन करेगी। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखेंगे तो भारत का जो डिफेंस बजट है उसमें ऑन एन एवरेज हर साल हम 7 से 8% का इंक्रीज देख रहे हैं। लगातार सरकार की ओर से फेवरेबल पॉलिसीज आ रही हैं इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। सरकार की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर लगभग $130 बिलियन का एक्सपेंडिचर करने का भी प्लान है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेंड भी देखेंगे तो लगातार हम देख रहे हैं कि डिफेंस इंपोर्ट का जो ट्रेंड है वो कांस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है, और अगर एक्सपोर्ट्स देखेंगे डिफेंस क्षेत्र के तो यहां पर साइजेबल इंक्रीज हुआ है महज पिछले 5 सालों में। 5 साल पहले जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट होता था वो $10.8 बिलियन का था, जो कि पिछले वित्त वर्ष में $1537 मिलियन का हो गया है। तो फेवरेबल पॉलिसीज लगातार सरकार की ओर से आ रही है जो कि इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, और यही कारण है कि बाइंग इंटरेस्ट कांस्टेंट बना हुआ है। तो डिफेंस स्पेस में मल्टीपल न्यूज फ्लो भी हैं और साथ साथ डिमांड स्पर्ट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है जिसका एक इंपैक्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रुचिर, BEML और HAL ये 2 स्टॉक आज काफी ज्यादा चर्चित रहे। इन दोनों में से कोई स्टॉक जो आपको लगता है कि हाँ इसमें मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू कर सकता है, तेजी जारी रह सकती है? आई थिंक अगर डिफेंस स्पेस में से स्पेशली 2 स्टॉक अगर HAL और BDL भारत डायनेमिक्स देखे तो दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव्स हमने पिछले 1 महीने से आया है। एक अच्छा खासा करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन भी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में हुआ है, और लास्ट 2 दिन से फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। तो ये दोनों के चार्ट्स रिलेटिवली सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, BDL और भारत डायनेमिक्स और HAL के। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी के लिए मैं डिफेंस स्पेस में से एक दूसरा स्टॉक और ऐड करना चाहूंगा, वो है भारत फोर्ज। ऑल्दो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो ऑटोमोटिव, पावर, ऑयल एंड गैस काफी सारे सेक्टर्स में है, लेकिन मरीन और एरोस्पेस सेक्टर में भी ये कंपनी का कारोबार है। आप देखेंगे तो भारत फोर्ज भी पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है और अपने ब्रेकआउट के तर्ज पर आज की क्लोजिंग हुई है। 397, 398 का ब्रेकआउट है ये स्टॉक में।
अगर कल की ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल निकल जाता है तो आई थिंक ये स्टॉक है आने वाले कुछ दिनों में 430 440 तक के मूव यानी लगभग 10-1% के रिटर्न्स करंट लेवल से ये स्टॉक दे सकता है। तो फ्रेश खरीद वो अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग दूसरे डिफेंस स्टॉक्स है जैसे बीडीएल और एचएएल जैसे तो होल्ड करने की सलाह है। तो फ्रेश खरीदारी करनी है तो भारत फोर्ज 398 के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 385 के स्टॉप लॉस है, 440 के टारगेट है। नितिन, आज आपके पास क्या है? यतिन, आप सुन पा रहे हैं? ये है सुमित आपकी। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो डीलिंग रूम्स की आज 3 रिकमेंडेशंस थी। उसमें से एक्सिस बैंक और एचपीसीएल ये 2 स्टॉक्स ऐसे थे जो वायदे बाजार में बाय रिकमेंडेशंस थी। खास करके बात करूंगा एक्सिस बैंक की, जहां जो सपोर्ट लेवल है 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास वो है लगभग 423 रुपए। और डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि कंपनी के जो फंड रेजिंग प्लान्स हैं वो बहुत जल्द अनलॉक होंगे, क्योंकि कंपनी ने जो है एक रेजोल्यूशन ऑलरेडी शेयर होल्डर से अप्रूव कर लिया है फंड रेजिंग के लिए, और क्यूआईपी लॉन्च हो सकता है, ऐसा डीलिंग रूम्स का अनुमान है, जिसके वजह से एक थोड़ी बहुत बाय रिकमेंडेशन डीलिंग रूम्स की आज एक्सिस बैंक पे थी। इसके अलावा एचपीसीएल भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि नतीजों के पहले पहले यहाँ एक पोजिशनल बाय बन सकता है। टारगेट है उनका 220 से 225 रुपए के आसपास। और जैसे कि शो के ओपनिंग में आप रिमार्क दे रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपीसीएल और बीपीसीएल में आज हमने अच्छा खासा इंट्राडे स्विंग देखा। पहले शेयर्स गिरे और फिर दीपम सेक्रेटरी के क्लैरिफिकेशन के बाद जो सीएनबीसी आवाज के पास एक्सक्लूसिवली था उसके बाद रिकवरी हुई। तो डीलिंग रूम्स काफी होपफुल है कि स्टॉक 220 से लेकर 225 के लेवल बहुत जल्द दिखा सकता है। और आखिर में हीडलबर्ग सीमेंट जो है, ये सीमेंट कंपनी जो मिड कैप सेगमेंट में है, वहां एक बाय रिकमेंडेशन आ रहा है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये हाइडलबर्ग सीमेंट में लगभग 10 से 15% की ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। और अगर आप आज के वॉल्यूम्स देखें सुमित, तो लगभग 50% ज्यादा थे एक महीने के एवरेज से। तो हाइडलबर्ग पे भी एक एचएनआई डेस्क से मैं कहूंगा कि बाय रिकमेंडेशन आ रहा था शॉर्ट टर्म के लिए। इनफैक्ट आप हिडलबर्ग सीमेंट के साथ साथ तमाम मिड कैप सीमेंट के ऊपर नजर रखें, क्योंकि आज जैसे यतन बता रहे हैं कि एचएनआई बाइंग हुई है हिडलबर्ग सीमेंट में। बाकी सीमेंट में भी स्टार सीमेंट जैसे स्टॉक्स जो थे वो आज एक अच्छे मूव में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप नियर टर्म में एटलीस्ट तमाम मिड कैप सीमेंट्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। रुचित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली और वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।